तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में पंचशील के क्या पॉइंट्स थे, ठीक है, ये संधि किस पॉइंट्स पे आधारित थी, उसकी प्रस्तावना क्या थी, वो मैंने आपको बताया। तो फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देती हूँ कि आखिर उसके पॉइंट्स क्या थे, उसकी प्रस्तावना क्या थी, पंचशील योजना क्या थी, पंचशील संधि क्या थी, ठीक है। और ये भारत और चीन के बीच में हुई थी, ठीक है। और चलिए देखते हैं, पहले पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार और। तो एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता पर वो आदर करेंगे। दूसरी पॉइंट है किसी पर आक्रमण ना करना, दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप ना करना, समानता व परस्पर लाभ तथा शांतिपूर्ण की नीति। तो इस तरह से ये जो 5 प्रस्तावना, मतलब ये जो 5 बिंदु थे ना, उसे ही पंचशील योजना कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखें कि पंचशील योजना के आगे क्या होता है, ठीक है। तो अब भारत की विदेश नीति के निहित सूत्र भी उजागर हो गए। तो इस तरह भारत की विदेश नीति थी क्या, वो उजागर हो जाती है। और अक्टूबर 1956 में ब्रिटेन, फ्रांस व इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण करके स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण को पलटना चाहा। और अक्टूबर 1956 में क्या होता है कि ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल मिस्र पर आक्रमण करता है और स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण को पलटना चाहता है। और भारत ने इस कार्य की कड़ी निंदा की, क्योंकि वो शांतिपूर्ण स्थिति को बनाए रखना चाहता था और उसका ही सहयोग करता था। फिर दूसरा है दक्षिणी अफ्रीका में श्वेत लोगों को का राज था और अश्वेत लोगों को वहाँ पर अत्याचार उनके साथ होता था। तो श्वेत लोग अश्वेत लोगों पर अत्याचार करते थे, रंग भेद करते थे, नस्ल भेदभाव करते थे और इसका भारत ने विरोध किया, इस नीति का खंडन किया। और भारत ने आग्रह भी किया कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। तो भारत हमेशा से शांतिपूर्ण नीति को ही अपना उसी को फॉलो करता आया है, ठीक है, कि वो अपनी शांतिपूर्ण नीति के द्वारा ही समाधान कर सके किसी भी विवाद को, ठीक है। इसलिए भारत ने कश्मीर का जो मामला है वो सुरक्षा परिषद को प्रेषित किया था और संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का मार्ग भी खुलवाया था। तो वो जो भारत था वो अपनी कश्मीर की जो समस्या थी, उसका जो मामला था, उसने सुरक्षा परिषद को प्रेषित किया था। तो इससे पता चलता है कि वो हमेशा से शांतिपूर्ण नीति ही चाहता था और वो शांतिपूर्ण नीति से ही समाधान करना चाहता था। और जो एक तरफ दूसरी तरफ हम देखें तो इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का मार्ग भी किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता से ही हुआ था, ठीक है। और कहीं तीसरे युद्ध में परमाणु यंत्रों का प्रयोग ना हो, उसके लिए भारत ने निशस्त्रीकरण के मुद्दे पर भी जोर दिया था। परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। भारत को यह भय था कि कहीं दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र शीत युद्ध की चपेट में ना आ जाए। तो सबसे पहले तो तीसरे युद्ध की अगर संभावना बनती तो परमाणु यंत्रों का प्रयोग ना हो, उसके लिए भारत ने निशस्त्रीकरण के मुद्दे पर जोर दिया और परमाणु परीक्षणों पर भी रोक लगाने की मांग की। भारत को ये भी भय था कि दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है वो शीत युद्ध की चपेट में ना आ जाए। शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर किसके बीच में था, सोवियत संघ के बीच में और अमेरिका के बीच में। तो इन दोनों गुटों में शामिल नहीं हुआ था भारत, क्योंकि वो तटस्थता की नीति को अपनाना चाहता था, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, ठीक है। और इसी तरह उसे भय था कि कहीं दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है वो शीत युद्ध की चपेट में ना आ जाए। इसलिए जब 1954 में मनीला संधि के अंतर्गत फिलीपींस, थाईलैंड और पाकिस्तान को अमेरिका ने अपने सैनिक गुट सीटों में खींचा तो नेहरू ने उसकी कड़ी आलोचना की। तो इस तरह से 1954 में क्या होता है कि मनीला संधि के अंतर्गत फिलीपींस, थाईलैंड व पाकिस्तान को अमेरिका ने क्या किया, अपने सैनिक गुट में शामिल कर लिया 1954 में। और सीटों में ये जो इस तरह से उन लोगों को अपने सैनिक गुट में अमेरिका शामिल करता है, उससे नेहरू जो होते हैं
जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने उसकी कड़ी आलोचना की है। और 1955 की बगदाद संधि, तो 1954 में कौन सी संधि हुई? मनीला की संधि। 1955 में कौन सी संधि हुई? बगदाद की संधि। उसके तहत ईरान, इराक, तुर्की व पाकिस्तान अमेरिकी गुट में चले गए। तो इस तरह बगदाद संधि के अंतर्गत क्या होता है कि ईरान, इराक, तुर्की और पाकिस्तान अमेरिकी गुट में शामिल हो जाते हैं। और 1959 में क्या होता है कि इराक इस संधि से बाहर हो जाता है और इसका नाम क्या पड़ जाता है? संटो, क्योंकि वो बाहर हो चुका था। ठीक है, तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया इसका नाम, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम हो जाता है। और अप्रैल 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग नगर में एशिया व अफ्रीका के 29 देशों का सम्मेलन होता है। फिर अप्रैल 1955 में क्या होता है कि इंडोनेशिया के जो बांडुंग नगर होता है वहाँ के एशिया और अफ्रीका के 29 देशों का सम्मेलन किया जाता है। और इसके आयोजन के पीछे क्या होता है? भारत के प्रयास छिपे होते हैं। तो ये जो सम्मेलन किया जाता है वो भारत का ही प्रयास से वो सम्मेलन किया गया था। और भारत ने महाशक्तियों के सैनिक गुटों तथा उनके द्वारा उपग्रही देशों को दी जाने वाली विशाल सैनिक सहायता की निंदा भी की थी। और ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को घातक भी हो सकती थी। और सितंबर 1961 में क्या होता है कि यूगोस्लाविया के नगर बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन होता है। तो 1961 में क्या होता है? सबसे पहला यूगोस्लाविया में गुट निरपेक्ष सम्मेलन होता है, जिसे नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। याद रखिएगा, कब? 1961 में, ठीक है, यूगोस्लाविया में। और जहां नेहरू ने परमाणु परीक्षणों को रोकने तथा निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नेहरू जो होते हैं वो परमाणु परीक्षणों को रोकना चाहते थे, निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया इस सम्मेलन में। ठीक है, और 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि ने भूमि के ऊपर, पर्यावरण में या जल के नीचे परमाणु परीक्षणों को वर्जित किया, लेकिन भूमिगत परीक्षणों की अनुमति दी बशर्ते कि उनसे किसी पड़ोसी राज्य को हानि ना हो। तो इस तरह से इस सम्मेलन में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है उसके तत्वाधान में पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि की जाती है, जिसे पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी कहा जाता है। उसमें क्या बोला जाता है कि भूमि के ऊपर या फिर पर्यावरण में या जल के नीचे परमाणु परीक्षणों को वर्जित किया जाता है, वहाँ नहीं हो सकता है। और लेकिन भूमिगत परीक्षणों की अनुमति दी बशर्ते कि उनसे किसी पड़ोसी राज्य को हानि ना हो। तो उन्हें थोड़ी सी इजाज़त दी जाती है कि वो परीक्षण कर सके, लेकिन पड़ोसी राज्यों को उससे कोई हानि नहीं होनी चाहिए। और भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। इस प्रकार नेहरू ने भारत की विदेश नीति में 5 अन्य बिंदु जोड़ दिए। तो इस तरह जो नेहरू जी थे वो 5 अन्य बिंदु जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहला और क्या पॉइंट्स रहता है कि साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का खंडन तथा अन्य देशों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना। तो इस तरह सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का वो खंडन करते हैं तथा अन्य देशों में जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन चल रही है उसका समर्थन करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है दक्षिण अफ्रीका की नस्लीय भेदभाव या रंग भेद की नीति का निंदा करना। तो वो दक्षिण अफ्रीका में जो नस्लीय भेदभाव हो रहे थे, रंग भेद हो रहे थे, ठीक है, उसके लिए भी वो निंदा करते हैं, जिसे अपार्थाइड कहते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट था निशस्त्रीकरण किया जाना तथा परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाना। उसके लिए 1963 में हमने देखा कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद 1961 में सम्मेलन किया जाता है एंड 1963 में एक संधि कर दी जाती है, जैसे कि हमने देखा ऊपर में कि वहाँ पे फिर पार्शियल जिसे कहते हैं पार्शियल परीक्षण करने की देशों को वो दिया जाता है।
फिर चौथा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीकों से निपटान होना। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीकों से वो निपटान चाहते थे। और पांचवा पॉइंट होता है संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरा सहयोग व समर्थन देना। ठीक है, और अब भारत की विदेश नीति के सभी निहितार्थ आयाम स्पष्ट हो गए और सभी देश यह समझ गए कि भारत की गुटनिरपेक्षता कोई नकारात्मक कदम नहीं है, बल्कि विश्व में शांति, सुरक्षा व सहयोग को बनाए रखने की दिशा में सकारात्मक अभियान है। तो इस तरह बाकी देश भी मानने लगते हैं कि भारत की ये जो नीति है गुटनिरपेक्षता की नीति की, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए वो हमेशा तत्पर रहेगा, वो हमेशा आगे रहेगा। और इससे सिर्फ सकारात्मक ही लोगों पे, देशों पर प्रभाव पड़ेगा, इसमें कुछ भी नकारात्मक कदम नहीं है। लेकिन यह भी समझ लेना चाहिए कि नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति का सावधानी पूर्वक क्रियान्वयन किया गया ताकि राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहे, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने सैनिक गुटों में खींच लिया था तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की बैठकों में उसने पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया, तो हमें सोवियत संघ की ओर झुकना पड़ा। सोवियत प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद की बैठकों में भारत का पक्ष का समर्थन किया तथा कई बार अपनी वीटो शक्ति के प्रयोग से भारत विरोधी निर्णय को होने से रोका। तो इस तरह जो सोवियत संघ था, उसके जो जितने भी बड़े बड़े जो भी उसमें सदस्य थे, उन्होंने भारत का पक्ष हमेशा लिया, उनका समर्थन किया और कई बार अपनी वीटो शक्ति के प्रयोग से क्या किया कि भारत विरोधी निर्णय को होने से रोका। और यही कारण था कि भारत के सोवियत संघ से अधिक निकट संबंध स्थापित हो गया। तो इस तरह आगे जाके क्या होता है कि जिस तरह अमेरिका जो होता है वो पाकिस्तान को अपने सैनिक गुट में शामिल कर लेता है, जिससे भारत की समस्या चल रही थी, और दूसरी तरफ जहां सोवियत संघ होता है वो भारत का समर्थन करता है। ठीक है, तो इस तरह सोवियत संघ से अधिक निकटता थी भारत की। ठीक है, जब नवंबर 1956 में सोवियत सेनाओं ने हंगरी में उदारवादी तत्वों का दमन किया तो उसकी अमेरिकी गुट के देशों ने कड़ी निंदा की, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने मौन रहना उपयुक्त समझा। तो 1956 में क्या होता है कि सोवियत की जो सेनाएं होती हैं वो हंगरी में उदारवादी तत्वों का दमन करती है और उसके अमेरिकी गुट के, तो इससे जब उदारवादियों का दमन करती है सोवियत सेनाओं जो सोवियत सेना रहती है, तो इसका जो अमेरिकी गुट रहता है वो निंदा करता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री नेहरू होते हैं, क्योंकि वो सोवियत संघ के करीब थे, भारत सोवियत संघ के करीब था, इसलिए वो मौन रहना ही उपयुक्त समझते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। इसके खातिर विदेश नीति व कूटनीति के आयामों में परिवर्तन हो सकता है। और यही कारण है कि अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। तो इसकी तरह क्या होता है कि विदेश नीति व कूटनीति के आयामों में परिवर्तन भी हो सकता था, और यही कारण रहता है कि अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो हमें दोनों महाशक्तियों से विशाल सैनिक सहायता लेनी पड़ी और यह सहायता निशर्त ली गई, अतः गुटनिरपेक्षता की नीति का हनन नहीं हुआ। और यह दूसरी बात है कि हमारे अमेरिका के साथ संबंध सुधर गए। तो इस तरह क्या होता है कि जब चीन हमला करता है भारत में 1962 में, उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे उस डिटेल में। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि दोनों गुट जो होती है सोवियत संघ और अमेरिका का गुट, तो दोनों मिलकर भारत की सहायता करते हैं और इसमें वो अपनी इच्छा से सहायता करते हैं। ठीक है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी निशर्त ही वो लोग सहायता करते हैं और इससे गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी उसका भी हनन नहीं होता है। और भले ही आगे चलकर अमेरिका से भारत के संबंध अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, और सोवियत संघ ने चीनी आक्रमण की भी निंदा की, अतः दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ गया। तो इस तरह सोवियत संघ ने चीनी के साथ भी आक्रमण जो किया था चीनियों ने भारत पे, उसकी निंदा करते हैं, अतः दोनों देशों के बीच टकराव भी बढ़ जाता है। और सोवियत संघ की सहायता से ही हमने 1965 व 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को पराजित कर पाए।
तो इस तरह जो 1965 और 1971 में जो लड़ाई होती है पाकिस्तान से भारत की, तो इस तरह सोवियत संघ की सहायता से ही भारत जो होता है वो पराजित कर पाता है 1965 में भी, 1971 में भी। और इस युद्ध के बारे में भी हम अपने एक पर्टिकुलर में वीडियो बनाऊंगी उसके लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को डिटेल में उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो मैं इसी PDF के फॉर्म में ही आप लोगों को पढ़ा पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास आई डोंट थिंक कि मेरे पास इतना सारा टाइम है, या फिर आप लोगों के पास भी इतना टाइम है कि मैं नोट्स बनाऊं और आप लोगों को बता पाऊँ उतने अच्छे से, क्योंकि फिर उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने सोचा कि मैं नोट्स बनाऊं, बट काफ़ी टाइम लग जाएगा और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने सोचा कि बुक से ही मैं आप लोगों को डायरेक्टली पढ़ा दूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताना, और जो भी टॉपिक्स होंगे आप बताना कि आप लोगों को कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैं बना दूँगी जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करें, ओके। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, लोग मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं, ओके। सो थैंक यू।